So hello everyone, welcome back to the lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 47 of the video lecture series, and in this lecture we are going to derive continuity equation in 3 dimensions. तो दोस्तों ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप डेरिवेशन पार्ट ऑफ व्यू से जाएंगे तो आपके यूनिवर्सिटीज में जो एग्जामिनेशन होते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स, तो सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इससे मिल जाता है कंटिन्यूटी इक्वेशन के डेरिवेशन के ऊपर। ठीक है, तो मोस्टली ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो हम लोग इसके पहले हम लोगों ने कंटिन्यूटी इक्वेशन जो पढ़ा था वो बेसिकली 1 डायमेंशन का था, जिसको हम लोग a1 b1 इक्वल टू a2 b2 से निकालते थे। ठीक है, तो पाइप फ्लो वगैरह जब भी होगा तो वो 1 डायरेक्शन फ्लो ही होता है, क्योंकि पाइप में दूसरे डायरेक्शन में फ्लो हम नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्शन नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई केस आता है जहां पे 3 डायमेंशनल फ्लो होना हो तो उसका क्या इक्वेशन बनेगा, आज हम लोग उस डेरिवेशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 3 डायमेंशन को समझने के लिए हम लोग एक क्यूब ले लेंगे किसी भी फ्लूइड का, जिस फ्लूइड में वो फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर का ही एक क्यूब ले लेंगे। ठीक है, और उसी क्यूब के थ्रू उस फ्लो को हम लोग पास कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए बेसिक में कि इसमें क्या क्या चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। तो आपको इतना तो पता ही हो गया होगा कि एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, और u v और w उसके 3 वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं। इतना सबको पता होगा कि x का u होता है वेलोसिटी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी v होती है, z डायरेक्शन की वेलोसिटी w होती है। ठीक, तो ऐसे एक एक्सिस बना लेते हैं हम लोग। इस तरीके से। ठीक है, ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका z। ठीक, अब अगर x y z की बात की जाए तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे बेस्ट है कि एक सबसे अच्छा है कि क्यूब को लेके चलते हैं। तो यहां पे एक क्यूब बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक क्यूब है आपका। ठीक है, आप लोग बुक वगैरह में देखो, डायग्राम नेट पे आप देख सकते हो, गूगल कर सकते हो। 3D क्यूब, क्यूब सभी लोग समझ रहे होंगे। तो मैंने एक क्यूब लिया है ताकि आपको 3 डायमेंशनल व्यू आपको मिल सकता है। ठीक है, तो क्यूब में क्या होगा, हम क्या करते हैं उसकी डायरेक्शंस को मार्क कर लेते हैं। जैसे कि ये आपका x में डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग मान लेंगे यहां से लेके यहां तक का दूरी dx मान लेंगे। इसको नेम दे देते हैं आप लोग a b c d e f g h नाम दे दिए, कुछ भी नेम कर सकते हो आप। ठीक है, तो हमने b और d का जो लेंथ है यानी x डायरेक्शन का लेंथ है उसको dx रखा है। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है z डायरेक्शन है, तो इसको हम लोगों ने यहां से dz रखा है। ठीक, और ये आपका क्या है, y डायरेक्शन है, तो इसको हम लोग dy रखे हैं। तो ये जो dx dy dz है, हमने क्या किया है स्टार्टिंग में कि एक हम लोग एलिमेंट मान रहे हैं, एक हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं, फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, जिसका डायमेंशन है dx dy dz। ये जो dx dy dz मतलब ये डायमेंशन दिख रहा है ना आपको पूरा, ये आपका एक फ्लूइड एलिमेंट है। ठीक, अब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर है कि जो आपका जितना मास रेट ऑफ फ्लो इंटर कर रहा है किसी सेक्शन से, उतना ही दूसरे सेक्शन से बाहर आएगा। तो हम लोगों ने इसके पहले 1 डायमेंशन के लिए इक्वेशन निकाले थे, लेकिन अगर हम इसको दोबारा 2nd डायमेंशन पे चलते हैं, 3rd डायमेंशन को लेकर चला जाएगा, तो वहां पे चीजें क्या होंगी, हम लोग आज उसके ऊपर चलते हैं। तो देखो यहाँ पे बेस्ट तरीका क्या है कि हम किसी एक डायरेक्शन को लेके चलते हैं, उसके बारे में निकाल लेंगे, फिर सेम इट इज आप दूसरे का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जान जाओ कि हम लोग मास रेट ऑफ फ्लो निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो मास रेट ऑफ फ्लो आपको पता है
कि अमाउंट ऑफ मास पासिंग पर सेकेंड। तो मैंने बताया था आप लोगों को मास ऑफ फ्लूइड पासिंग पर सेकेंड। ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि आपको इतना पता है कि A इंटू वी तो होता है डिस्चार्ज, लेकिन हम लोग क्या करते हैं रो ए बी ले लेते हैं ताकि वहां से आपका जो डिस्चार्ज है वो कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल दोनों पे वैलिड हो सकता है। डेंसिटी हम काउंट कर लेते हैं, तो अब इसकी डायमेंशन क्या बचेगी, केजी पर मीटर क्यूब, और ये होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो केजी पर सेकेंड आ गया, इसका यूनिट निकालोगे तो यह आएगा आपका केजी पर सेकेंड, यानी क्या हो गया मास ऑफ अ फ्लूइड पासिंग पर सेकेंड। ठीक, तो इसको लेकर चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्शन की बात करेंगे जहां पे हम लोग सिर्फ एक्स डायरेक्शन को लेकर चलेंगे। तो देखिए एक्स डायरेक्शन के लिए हम लोग किधर से फ्लो कराएंगे, हम लोग यहां से फ्लो कराएंगे। अगर मान लो ये आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, तो फेस कौन सा मिल रहा है, ए बी एच जी, ये वाला फेस मिल रहा है इसको पूरा। ठीक है, ए बी एच जी वाला फेस मिल रहा है पूरा इसको। ठीक है, दिख रहा ना ये ए बी एच जी, तो ये एक फेस मिल रहा है। अगर मैं इसको शेड कर देता हूं तो ऐसे समझो आप लोग कि इस वाले फेस से अभी लिक्विड जा रहा है। ये जो पिंक लाइन है इसको अगर मैं येलो इसके ऊपर चढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला फेस हम लेके चल रहे हैं अभी। ठीक, तो जितना इधर से इंटर कर रहा है डायरेक्शन एक्स है, उतना ही यहां से एग्जिट भी करेगा। ठीक है, जितना इधर से इंटर हुआ ए बी एच जी से, उतना ही सी डी ई एफ से बाहर जाएगा इस वाले फेस से। ठीक है, ये वाला फेस। ठीक, तो जितना मास रेट ऑफ फ्लो इंटर कर रहा है उतना ही बाहर जाना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है यहां पे सबसे बड़ा कि ये जो बॉक्स है, जो ये क्यूब दिख रहा है आपको, ये क्यूब खुद भी उसी फ्लूइड का है जो फ्लूइड वहां से पास कर रहा है। मतलब कि जैसे एक पाइपलाइन है, ठीक है, उस पाइपलाइन में कुछ पानी है और उस पानी के थ्रू आप और पानी पास कराते हो। ठीक, या जैसे समझो कि एक ड्रेनेज सिस्टम है, मान लो कोई एक ड्रेनेज सिस्टम है जो सैंड का बना हुआ है, फॉर समझो सैंड है, उसका एक चैनल बना दिया गया। अब उस चैनल से अगर हम सैंड पास कराएंगे तो कुछ हिस्सा वो खुद भी उस सैंड का लेके साथ में बाहर जाएगा। ठीक, या ऐसे समझो कि एक आपका पाइपलाइन है, उसमें हम लोगों ने कोई कलर रखा हुआ है घोल करके। मान लो एक पाइपलाइन है, उसमें आप कलर रखे हो, तो अगर आप उसमें आप अपना हाथ डिप करोगे किसी भी कंटेनर में जहां कलर रखा हुआ है, तो कुछ कलर आपके हाथ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही कि अगर ऑलरेडी एक फ्लूइड का एलिमेंट है और उसी फ्लूइड के एलिमेंट से सेम फ्लूइड अगर पास कराएंगे, तो ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस वो कुछ एलिमेंट अपने साथ लेके बाहर जाएगा। बात समझ रहे हो कि भाई अगर इस रूम में एयर है, हमने विंडो खोला तो उस साइड से जो एयर आ रही होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, कमरे की जो हवा है उसको लेकर के बाहर जाएगा। होता है अगर कमरे में गर्म हवा है, एक साइड से आप फैन ऑन करोगे, दूसरे साइड भी जो हवा फेंकेगा वो गर्म हवा और बाहर की हवा लेकर के बाहर फेंकेगा ऐसे। ठीक है, तो सेम उस कॉन्सेप्ट समझना आप लोग कि ये क्यूब किसी फ्लूइड का बना है। ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी क्यूब है, ये मान लो फ्लूइड वाटर है, तो वाटर का ये क्यूब है और इस क्यूब से वाटर पास करा रहे हैं। तो क्या होगा कि इससे जब पानी पास कराओगे पानी के थ्रू, तो कुछ अमाउंट वो उसमें ऐड कर लेगा। ठीक है, तो वो गेन इन मास आएगा एक तरीके से देखा जाए। तो अभी हम क्या करते हैं कि कितना फ्लो इंटर कर रहा है। ठीक है, यहां पे पासिंग पर सेकेंड, तो यहां पे फ्लूइड इंटरिंग थ्रू सेक्शन करेक्ट, तो एक्स डायरेक्शन। ठीक है, मास ऑफ फ्लूइड कर लेना यहां पे, मास
ऑफ फ्लूइड entering through face ABHG, through ABHG, तो ये कितना होगा? तो देखिए कितना हो जाएगा। हमें क्या करना है, रो इंटू ए इंटू वी करना है, ठीक है, रो ए वी। तो अब देखो डेंसिटी तो वही रहेगी भाई, डेंसिटी तो आपने चेंज करते ना, डेंसिटी सेम रहेगी, तो ये हो गया डेंसिटी, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना होगा, ए बी एच जी या डी सी डी ई एफ, तो एरिया क्या निकालोगे, डी जेड इंटू डी वाई। भाई ये डी जेड है, ये डी वाई, रेक्टेंगल दिख रहा है, एरिया क्या हो जाएगा, डी वाई इंटू डी जेड, तो ये हो गया डी वाई इंटू डी जेड, ठीक। ये हो गया एरिया इंटू वेलोसिटी, तो किधर जा रहा है, एक्स में जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा। फिर रिपीट कर देता हूं, मास रेट ऑफ फ्लो होता है रो इंटू ए इंटू वी, रो वैसे ही है एरिया डिवाइड डी जेड, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू विच द फ्लूइड इज पासिंग, और वेलोसिटी यू हो गया। तो ये ए बी एच जी से है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब यहां पे लिखते हैं मास ऑफ फ्लूइड लिविंग थ्रू, कौन सा फेस आ जाएगा आपका, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ठीक है। यहां से कितना फ्लूइड आपका कह सकते हो कि एग्जिट कर रहा है, मतलब बाहर जा रहा है, ठीक। तो ये आपका कितना बाहर जाएगा, आप देखो जितना इंटर किया है रो यू डी वाई डी जेड, इतना तो बाहर जाएगा, लेकिन मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि जब सेम फ्लूइड से पास करेगा तो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से कुछ फ्लूइड का हिस्सा वो लेके बाहर जाएगा, ठीक है, कि भाई सेम फ्लूइड है उसी से पास कराएंगे तो कुछ हिस्सा कोहेसिव फोर्स की वजह से उसमें बॉन्डिंग होगा, जिससे वो कुछ फ्लूइड और एक्स्ट्रा लेके जाएगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था हाइड्रोस्टैटिक लॉ वाले में एक कॉन्सेप्ट आपको, कि एक एलिमेंट था, अगर यहाँ पे प्रेशर P इंटू डी ए लग रहा था और इस एलिमेंट की हाइट आपकी ds थी, तो यहाँ पे क्या लगता था, P प्लस डेल P अपॉन डेल H इंटू डी एच इंटू डी ए। ये याद होगा आप लोगों को हाइड्रोस्टैटिक लॉ वाले में, कि जब इतना एलिमेंट पे ऊपर से प्रेशर लगता है तो इतना पास करने पे, यानी ये डिस्टेंस ट्रेवल करने पे ये प्रेशर कितना बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते थे, इनिशियल प्लस रेट ऑफ चेंज जोड़ देते थे, कितना उसका बढ़ा होगा। तो सिमिलरली इतना अमाउंट तो यहां से इंटर किया तो वो बाहर निकलेगा, लेकिन उसके बाद आपको रेट लगाना है कि किस रेट से वो वहां से बाहर जा रहा होगा, ठीक। तो क्या कर सकते हो कि यहाँ पे उतना अमाउंट प्लस होगा, अब किस रेट से जा रहा है आपका, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखो डेल बाई डेल एक्स, यानी जिसमें जा रहा है उसी रेट से वो जा रहा होगा। यही अमाउंट का डेल बाई डेल एक्स कर लेना है, तो रो यू डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। एक मिनट, तो ये डेल बाई डेल एक्स कितना था, रो यू डी वाई इंटू डी जेड, ये इतना था। और ये रेट जो डेल बाई डेल एक्स माना गया, क्यों माना गया, फिर एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक। फ्लो हमारा ऐसे जा रहा है एक्स में, तो कहां से कहां जा रहा होगा, इस बी पॉइंट से जा रहा होगा डी तक। तो बी से डी की दूरी कितनी है, कितना है, dx, तो यहां dx से मल्टीप्लाई होगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये लाइन CDEF से पास करने वाला जो फ्लो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि B से D या A से C जाने में सेम फ्लूइड एलिमेंट के थ्रू पास कर रहा है, तो कुछ अमाउंट वो गेन करेगा। तो जो रेट ऑफ इंक्रीज निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, कि जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये अमाउंट था, तो इसका डेल बाई डेल एक्स कर दिए कि रेट ऑफ इंक्रीज मिल गया, लेकिन कहां से कहां तक, B से लेके D तक, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग dx से, ठीक है। ये पूरा इसी इक्वेशन के अंदर है अभी, ये पूरा यहां तक ये इसी इक्वेशन के अंदर अभी है। तो
इसका मतलब ये हुआ कि इतना अमाउंट हमको गेन हो रहा है, लेकिन ये गेन क्योंकि शुरुआत में नहीं है, एंड में मिल रहा है, तो इसको हम नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि भाई सप्लाई तो आप 10 लीटर का दे रहे हो लेकिन मिल कितना रहा है, कोई 11 लीटर का पानी मिल रहा है। तो एक तरीके से वो एक तरीके से निगेटिव गेन है कि भाई आप स्टार्टिंग में कम दे रहे हो, बाद में आपको ज्यादा मिल जा रहा है। ठीक है, तो वो एक तरीके से निगेटिव गेन आएगा। मतलब हम इस तरह लिखेंगे कि ये वहां से डिडक्शन है, मतलब इस वाले एलिमेंट का डिडक्शन दिखा रहा है। तो अगर हम यहां से नेट गेन इन मास निकालते हैं, ठीक है, तो ये जो निकला है ये रेट ऑफ इंक्रीज है। इसको ऐसे मान सकते हो कि भाई अगर एक आप चौक खरीद रहे हो, मान लो इसका रेट 10 रुपए है, तो अगर ये 1 रुपया रेट से डेली बढ़ रहा है, 30 दिन बाद कितना बढ़ जाएगा, 30 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है ये कि भाई डेल बाई डेल एक्स इसका रेट हो गया और ये dx हो गया इसका ड्यूरेशन, कि कहां से कहां तक वो ट्रेवल कर रहा है। तो जब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहां पे गेन इन मास रेट ऑफ फ्लो कितना होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था, इसको घटा देंगे तो यहां से कितना आएगा, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो जब घटाओगे तो ये वाला पूरा आपका क्या होगा, रो यू डी वाई डी जेड वाला कैंसिल होगा और ये आ जाएगा बराबर माइनस, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ रो यू डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, ये इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट ही हमारा सरप्लस हो रहा है, क्योंकि यहां से यहां पास करते वक्त वो फ्लूइड उतना गेन कर ले रहा है, क्योंकि ये एलिमेंट भी सेम फ्लूइड का बना हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, रो यू डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये किसमें है, गेन इन एक्स डायरेक्शन, गेन इन एक्स डायरेक्शन। तो सिमिलरली अगर हम y में निकालें, ठीक है, सिमिलरली अगर हम गेन इन y डायरेक्शन निकालते हैं तो कितना होगा। तो क्या चेंज कर सकते हो y के लिए, इस इक्वेशन में देखो dx dy dz सब में सेम हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट का डायमेंशन है वो चेंज नहीं कर सकते आप। तो रो वो भी सेम है, डेंसिटी बाई सेम रहेगी। चेंज क्या होगा, y के लिए डेल y क्या हो जाएगा, ये डेल y होगा, क्योंकि x के लिए डेल x था तो y के लिए डेल y हो जाएगा। डेंसिटी वैसे है, y की वेलोसिटी v होती है, x का u था यानी यहाँ u लिखे थे, यहाँ y के लिए v होगा, फिर dx dy dz। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। अगर आपको प्रोसेस निकालना होगा तो फिर से इतना लिख सकते हो कि मास ऑफ फ्लूइड इंटरिंग थ्रू, अब y किधर है, y इधर है, तो किधर से निकलेगा, b d e h इधर से इंटर करेगा। ठीक है, ये हो गया और इस फेस से बाहर जाएगा, a c f g, इस वाले फेस से ये बाहर जा रहा होगा। तो अब चेंज किस में हो रहा है, dy में। तो रेट क्या आ गया, dy, वेलोसिटी y की क्या होगी, v होगी, तो वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, और इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, dx। ठीक है, तो ये दूरी हो गई dx, ठीक है, इंटू dz। तो dx इंटू dz क्रॉस सेक्शनल एरिया, और चेंज कहां से कहां तक आएगा, b से लेके a तक का चेंज होगा। तो b से a की दूरी कितनी है, dy है आपकी, तो यहां dy आ जाएगा। मतलब होल एंड सोल ये समझना है कि अगर x का गेन हो रहा है तो रो यू dx dy dz का डिफरेंशिएशन x डायरेक्शन में हो रहा है। सिमिलरली y में गेन होगा तो डेल y रो v dx dy dz बचेगा। ठीक है, ऐसा ही अगर z में करोगे, और ये हाँ माइनस साइन लगा लेना है, यहाँ पे माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी। माइनस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनिशियल गेन नहीं है, फाइनल गेन हो रहा है कि सप्लाई कम है, आगे सप्लाई ज्यादा मिल जा रही है, तो इसलिए उसको माइनस रिप्रेजेंट किया जा रहा है बस। ठीक है, तो सिमिलरली गेन इन जेड डायरेक्शन, गेन इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कितना होगा, माइनस डेल बाई डेल जेड कितना हो जाएगा, यहां क्या लिखोगे, रो इंटू डब्ल्यू।
क्योंकि वेलोसिटी W हो जाएगी, बाकी dx dy dz हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो ये आपका आ गया एक तरीके से तीनों डायरेक्शन में गेन। z में कैसे फ्लो जाएगा देख लो भाई, z इधर है तो फ्लो इधर से इंटर मतलब ब्लैक बोर्ड से सामने बाहर निकलेगा। तो फेस कौन सा आएगा, ए बी सी डी, ये फेस आएगा। उधर का फेस क्या होगा, जी एच ई एफ, इस फेस से बाहर आएगा। तो वेलोसिटी W हो गई, डेंसिटी वही रहेगा, एरिया ऑफ फ्लो क्या आएगा, dx इंटू dy, dx dy हो गया। और dz आपका कहां से कहां तक बढ़ रहा होगा, तो E से लेके D तक बढ़ रहा होगा। तो E से D की दूरी कितनी हो गई, dz हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाला कि जब सेम फ्लूइड से, फ्लूइड के एलिमेंट से सेम फ्लूइड पास करा रहे हैं तो हमें हर एक डायरेक्शन में गेन मिल रहा है। x का इतना आया, y का इतना आया, z का इतना आ गया। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये जो तीन गेन मिले हैं x, y और z डायरेक्शन के, इसका क्या मतलब होगा, मतलब ये कहां से आ गया। क्योंकि आप लोग ये भी पढ़े हो कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम यहां कहीं क्रिएट कर रहे हैं मास को, भाई वो तो हो ही नहीं सकता। तो अब ये जो गेन हुआ है इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा ऐसा टर्मिनोलॉजी होगा जिससे नेट गेन इन मास जो निकल के आया उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो नेट गेन कैसे निकालोगे, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 को ऐड कर दोगे, यानी इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें नेट गेन इन मास मिल जाएगा। लेकिन उसको कैसे निकाल सकते हैं ये थोड़ा सोचिए आप लोग, और अगर नोट करना हो तो इतना ये नोट कर लो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ये वाला डायग्राम याद रखो कि इसका अभी कोई काम नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहां पे आते हैं तो नेट गेन आपका जो होगा, नेट गेन जो आया है आपका वो आपका हो गया कितना, तीनों ऐड कर लो तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये अंदर क्या बचेगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ रो यू प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ रो वी, सॉरी डेल बाई ऑफ रो वी प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू, और ब्रैकेट के बाहर dx dy dz, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6वां। अब मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये जो नेट गेन है ये बराबर होगा मास ऑफ फ्लूइड, ठीक है, पासिंग पर सेकेंड। जो मास ऑफ फ्लूइड पासिंग पर सेकेंड होगा, इसको स्टेटमेंट लिखना हो तो लिख लो, सिंस मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिंस मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द नेट इंक्रीज ऑफ मास per unit time, the net increase of mass per unit time in the fluid element must be equal to the total rate of increase of mass in the fluid element। मतलब कि आप कह सकते हो कि जो मास पर यूनिट टाइम है, ठीक है, नेट इंक्रीज वो बराबर होगा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास के एलिमेंट के। ठीक है, तो यानी टाइम के साथ जितना मास जा रहा होगा, तो ये कैसे निकालोगे, मास पर सेकेंड कैसे निकल सकता है, अगेन वही चीज, रो इंटू डी एक्स डी वाई डीजेड करोगे, रो इंटू वी कर दोगे मतलब वॉल्यूम, तो कैसे निकलेगा यहां पे, रो इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। तो देखो रो किस में आएगा, केजी पर मीटर क्यूब,
dx dy dz क्या हो गया, मीटर क्यूब। ठीक है, तो मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, केजी। और इसको अगर हम डेल टी कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक तरीके से डेल बाई डेल टी अगर कर दिया जाए यहां से, ठीक है, डेल बाई डेल टी, तो ये आ जाएगा नेट इस तरीके से कि टाइम के साथ कितना मास आपका इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब इसको अगर सही से लिखा जाए तो ये हो जाएगा इस तरीके से डेल बाई डेल टी ऑफ रो डी एक्स डी वाई डी जेड। ये मतलब ये कह रहा है कि टाइम के साथ इस रेट से मास इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और हम निकाल चुके हैं कितना मास इंक्रीज किया है इन इक्वेशन नंबर 6। तो उसको कंपेयर किससे करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 7 से हम उसको कंपेयर करेंगे। तो यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन माइनस डेल बाई डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाई डेल वाई रो वी प्लस डेल बाई डेल जेड रो डब्ल्यू इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। तो देखो क्या कैंसिल हो सकता है यहां से, डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड कैंसिल हो सकता है। और इसको उठा के इधर कर लेते हैं पूरा। ठीक है भाई, डी एक्स डी वाई डी जेड हम कॉमन ले लिए, इधर भी था कैंसिल हो गया, इसको लेके इधर चले आए, तो क्या बनेगा ये डेल रो अपॉन डेल टी, जैसे था वैसे ही है, प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ रो यू प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ रो वी प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू बराबर 0। ये हो गया आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन नंबर 8 एंड दिस इज योर कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब ये जनरल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब क्या हुआ, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को आप किसी भी फ्लूइड पे लगा सकते हो, किसी भी फ्लो पे लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि डेल रो अपॉन डेल टी है, तो स्टेडी पे भी लग सकता है, अनस्टेडी पे भी लग सकता है। ठीक है भाई, टाइम के साथ चेंजिंग दिखा रहा है, सब में अभी रो रखा गया है, तो डेंसिटी यानी सबकी लेके चल रहे हैं हम लोग, तो इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल दोनों पे ले सकते हैं। ठीक, फिर u अपॉन एक्स है, v अपॉन वाई यानी लेंथ को भी लेके चल रहे हैं। तो यानी ये इक्वेशन नंबर 8 जो निकल के आया है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन का जनरल इक्वेशन है, जिसको हम आपका किसी भी 3D इक्वेशन कंटिन्यूटी का लगा सकते हैं, जो कि किस पे लग सकता है, स्टेडी अनस्टेडी फ्लो पे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पे, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लो पे भी ये लग सकता है। तो लिख सकते हो दिस इक्वेशन कैन बी एप्लीकेबल टू स्टेडी अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, तो अगर हम स्टेडी के लिए लिखते हैं, ठीक है, अगर स्टेडी फ्लो पे अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, फॉर स्टेडी फ्लो डेल क्या हो जाएगा, डेल रो अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, 0। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल रो अपॉन डेल टी हट जाएगा यहां से, मतलब स्टेडी फ्लो के लिए अब सिर्फ इक्वेशन बनेगा आपका डेल रो यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल रो वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगेन ये स्टडी के लिए हो गया। अब अगर इनकम्प्रेसिबल को निकालना हो तो इनकम्प्रेसिबल के लिए क्या होगा, आपको पता है कि डेंसिटी कांस्टेंट होती है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो अगर लेके चलेंगे तो उसके लिए आपका डेंसिटी जो होता है वो होता है कांस्टेंट। तो रो कांस्टेंट होगा, सब में कॉमन आ जाएगा, उधर भेज के 0 कर लेंगे। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन इज इक्वल टू 0 इन 3 डायमेंशन। अगर मैं इसको ऊपर लिखता यहां पे कहीं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन 3 डायमेंशन में निकलता है वो इतना आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर
स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इक्वेशन नंबर ये था 8, ये हो गया आपका 9, ये हो गया इक्वेशन नंबर 10। तो देखो पहले निकला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जनरल इक्वेशन जिसमें डेल रो अपॉन डेल टी था और सब में डेंसिटी था। फिर हमने निकाला स्टेडी फ्लो के लिए, तो स्टेडी फ्लो के लिए डेल रो अपॉन डेल टी 0 कर लिए, ये हट गया यहां से, सिर्फ इतना बचा। तो अब अगेन हमने निकाला इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। तो हम जानते हैं कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो तब होगा जब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। डेंसिटी कांस्टेंट हो गई तो डेंसिटी सब में से कॉमन ले लिए, तो ये बच गया डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। तो ये हो गया स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए 3 डायमेंशन में आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। आप यहां तक एग्जाम में डिराइव करोगे अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आता है। ठीक, अब अगेन अगर हम 2D के लिए बात करते हैं, ये 3D का हो गया। 2D के लिए क्या होगा, Z कंपोनेंट हट जाएगा, ठीक है, सिर्फ X बचेगा और Y बचेगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल U अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो 2 डायमेंशन के लिए ये इक्वेशन हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंस क्या हो गया कि जो Z कंपोनेंट था, यानी 3D में जब जा रहे थे तो जो Z का आपका वेलोसिटी W था और डायरेक्शन दोनों वहां से हट जाएगा, सिर्फ एक प्लेन मिलेगा जिसमें ये फ्लो कर रहा होगा। तो 2D के लिए सिर्फ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई लेके चलते हैं और 3D में पूरा तीनों आ जाता है। ठीक है, तो ये यहां तक आपका डेरिवेशन आता है एग्जाम में, इतना आप डिराइव करना पड़ेगा आपको। अगर नोट करना हो तो 1-2 मिनट छोड़ देना, नोट कर लेना इसको आप लोग। मिलते हैं लेक्चर नंबर 48।